Komal from Stripe Coaching Hub, and we are starting with the unit 4 that is biotechnology. ये short है और scoring भी है, that's why. So फर्स्ट चैप्टर इसमें आता है बायोटेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल और प्रोसेस के बारे में पढ़ना। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, वो पहले वो टर्म दी थी कार्ले हर्केल ने, ये आप याद रख सकते हो। और ये उसका मीनिंग होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स को, एनिमल्स को या फिर उनके सेल्स को यूज़ करके अपने ह्यूमंस के लिए फ़ायदा बनाना। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी 2 टाइप्स की होती है, एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। एंशिएंट में जो चैप्टर 10 में जो आती है चीज़ें, जैसे कि हमें मिल्क से कर्ड बनाना एंड टोडी बनाना जो पाम सेप से बनाते हैं, एंड योर सैक्रोमाइसिस सर्विसेज से एल्कोहल बनाते हैं, तो वो सब आते हैं ओल्ड में। बट इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी वी प्रोड्यूस एंजाइम्स दैट आर वी कांट प्रोड्यूस इट लाइक नॉर्मल। सो इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। और ये यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ये डेफिनेशन दी थी, ठीक है। उसमें लिखा है कि वो इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस है। नेचुरल साइंस मतलब आपकी एंशिएंट वाली और ये वाली। देन आते हैं इसके प्रिंसिपल्स। आपको सिर्फ मैं मेन बता रही हूँ, अगर आपके आंसर्स में अगर ये आए डेफिनेशन तो आपको ये तो मेंशन करना ज़रूरी है। जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग आए तो यू हैव टू राइट इट, ऑल्टर द केमिकल नेचर ऑफ डीएनए आरएनए। कैसे? अब डीएनए आरएनए के बेस सीक्वेंस को चेंज करके ये केमिकल नेचर उसका चेंज कर देगा। जैसे डीएनए चेंज होगा, डीएनए से आरएनए, ये सेंट्रल डोग्मा है ना, आपको पता होगा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से तो प्रोटीन बनता है। चैप्टर नंबर 6 में से डिटेल में पढ़ेंगे। बट व्हेन वी चेंज डीएनए द आरएनए विल बी चेंज एंड द प्रोटीन विल फर्दर चेंज। सो द फिनोटाइप होता है जो दिखता है वो इसी पे डिपेंड करता है, वो भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में आता है जैसे हमने ये बना लिया तो है, अब इसको मेंटेन करना होता है। जैसे कि हम इसमें 2 चीज़ें आती है, या तो आप उस प्रोडक्ट को जो आपने बनाया है उसको बहुत सारी कॉपीज़ बना सकते हो, उसकी क्लोनिंग कर सकते हो, बाद में उसका प्रोटीन एक्सप्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो माइक्रोबियल होता है, जो हमें डिज़ायर जो हो चाहिए होता है माइक्रोब, तो उसको हमें मेंटेन करना होता है ताकि वो कंटेमिनेंट ना हो जाए। कंटेमिनेंट हो गया, ख़राब हो गया, तब तो फिर हमारे कोई काम का नहीं रहेगा ना प्रोडक्ट, तो उसे मेंटेन करना इसमें आते हैं। तो सबसे पहले 3 बेसिक स्टेप है। तो हम सबसे पहले एक डिज़ायर डीएनए चाहिए, ढूंढेंगे जिसकी जीन हमें चाहिए, मतलब एक ऐसा डीएनए जिसकी जीन चाहिए। जैसे कि हमने ह्यूमन से इंसुलिन का जीन ले लिया पेनक्रियास के बीटा सेल से, वो हमारा डिज़ायर जीन है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उस डीएनए को होस्ट में डाला ताकि रिकॉम्बिनेंट बना सके। उससे पहले भी इसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, जैसे कि हम एक प्लाज्मिड लेंगे या फिर कोई क्लोनिंग वेक्टर लेंगे, बैक्टीरियोफेज, एवरीथिंग। देन वी विल जस्ट पुट देन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से उन्हें कट करके उससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। देन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए विल बी पास टू द होस्ट, वो आएगा यहाँ पे ये प्रोसेस, ठीक है। फिर होस्ट में से मेंटेन करना और उसको जीन क्लोनिंग करना। कैसे करते हैं वो सब हम आगे पढ़ेंगे, और फिर जीन को ट्रांसफ़र करना। गाइस बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इस चैप्टर में जो पूरा जो भी है ना वो सिर्फ इतने से पेज में है। अगर आपको ये चीज़ें याद रह गई, यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स डाले हैं जो कि आपको इस चैप्टर में याद करने हैं, तो I agree कि you will just not have to just panic in the situation. You just have to just read this page and you will just learn the whole chapter. ओके इसमें ना सीक्वेंस बता रही हूँ, जैसे एनसीईआरटी में हमें बहुत डिस्टर्ब तरीके से दिया है। तो बायोटेक्नोलॉजी हमने जान लिया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट वगैरह को यूज़ करके ह्यूमन के लिए यूज़फुल प्रोडक्ट बनाना। तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट बनाना है तो हम क्या लेंगे, जीन लेंगे जिस चीज़ का बनाना है, तो उसे आइसोलेट करेंगे ना। मैंने अगर ह्यूमन का सेल लिया है, इंसुलिन का बीटा सेल, तो उसमें से डीएनए निकालेंगे ना। सेल से डीएनए निकालना आपको पता है ना, सेल में न्यूक्लियस से देन डीएनए क्रोमोसोम के अंदर होता है, ओके। सो वो जीन निकालना है, क्रोमोसोम का एक पार्ट होता है जीन, ठीक है, उसे निकालना है। तो वो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपने
बैक्टीरियल सेल लिए तो आप लाइसोजाइम का यूज़ करते हो, और अगर प्लांट सेल लिए तो सेल्यूलोज का यूज़ करते हैं, और अगर हमने फंजाई का यूज़ लिया तो काइटिनेज का यूज़ करते हैं। तो ये एक सेकेंड में आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, बस हम डिटेल में पढ़ेंगे। बाद आरएनए होता है तो आरएनएज, प्रोटीन के लिए प्रोटीएज, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए लाइपेज करते हैं, फिर चिल्ड इथेनॉल डाल के उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब हमने वो निकाल लिया, वो ऐसे तो है नहीं, आपको पता है 2 मीटर का होता है, अब हमें वो पूरा तो नहीं चाहिए ना, उसमें से हमें एक छोटा सा पार्ट चाहिए होता है, तो उससे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से कट करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, वो भी हम भी आगे पढ़ेंगे, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ। फिर आइसोलेट करेंगे डिज़ायर फ्रेगमेंट को। अब हमने इतने सारे वो जो जितना भी उसके 2 मीटर डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बने होंगे, अब हमें वो सारे फ्रेगमेंट तो चाहिए नहीं, हमारे डिज़ायर वाला चाहिए, तो उसको कैसे हम लें, तो उसके लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। इसमें एक जेल या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो हमारा नेगेटिवली चार्ज डीएनए है उसे पॉजिटिव की तरफ हम मूव कराते हैं, और इथीडियम ब्रोमाइड से उसको ऑरेंज डाई हो जाता है, तो वो दिखने लग जाता है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज देन हम उसे निकाल लेते हैं डिज़ायर डीएनए को। ओके, फिर क्या करवाते हैं, हमने डिज़ायर डीएनए निकाल लिया, अगर हम सिर्फ एक निकालेंगे, अगर ऐसे हमें इंसुलिन का जीन चाहिए, अगर हम बार बार में ऐसे निकालेंगे तो ऐसे तो बहुत खर्चा होगा और काम भी नहीं आएगा, तो उसे एम्पलीफाई करते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में बनाते हैं। ऐसा नहीं है ना एक जीन लिया वो तो ख़राब हो सकता है, तो उसके बहुत मतलब एम्पलीफाई करना, बहुत ज़्यादा नंबर में उसको बढ़ाना। तो इसमें क्या होता है, जब हम 30 साइकिल्स करते हैं ना तो इसकी 1 बिलियन कॉपीज़ बन जाती है, तो वही हमारे काम आएगी ना। तो इसमें हम पहले डीएनए को डीनेचर करेंगे, तोड़ेंगे, उसके बाद में इसमें प्राइमर ऐड करके फिर करेंगे, देन वो एक्सटेंशन होगा, मतलब कि दूसरा स्ट्रैंड बन जाएगा, 2 से 4 बन जाएंगे, ऐसे होता है। तो इसमें ये जो है ये आपको ये याद रखना है कि इसमें डीनेचरेशन में ये आपको टेम्परेचर याद रखना है, एनीलिंग में हमें प्राइमर ऐड करते ये याद रखना है, और टैग पॉलीमरेज का करना है जो कि थर्मोसेक्यूरिटी के साथ है। सिर्फ आप इस ना पेज को आप देखोगे ना तो आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, आपको बिल्कुल ही पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चैप्टर आप कमेंट बॉक्स में चाहते हो वो बता सकते हो, आपको मेरी पढ़ाई का वे अच्छा नहीं लग रहा तो आप वो भी बता सकते हो, आई विल चेंज इट। देन लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर। अब हमने वो निकाल लिया, हमने उसकी बहुत निकाल के उसे की बहुत सारी कॉपीज़ भी बना ली, ठीक है। अब उसे क्या करते हैं, लाइगेट मतलब कि लगाना। अब उसे वो जो फ्रेगमेंट है उसको हम कोई वेक्टर लेंगे, उसमें प्लाज्मिड में अटैच करके उससे हम पहले स्टिकी एंड्स बनाते हैं, आपको मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगी, एकदम ओवरव्यू है। ओके, अगर समझ नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है, डोंट पैनिक। फिर उससे इंसर्ट करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर, फिर वही है उसको कल्चर करेंगे, मतलब जो हमने पढ़ी थी ना ये बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग वही आती है कल्चर में, ठीक है। देन बाद में वो उसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे प्रोडक्ट को, फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड अपस्ट्रीम प्रोसेसेस, एंड द प्रोडक्ट इज रेडी टू गो इन मार्केट। सो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था कि हमने ना आइसोलेट करना है जेनेटिक मटेरियल को। तो सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल के ऊपर जो भी ले रहे हैं, अगर हमने बैक्टीरिया लिया है तो उसके ऊपर कुछ अलग सेल वॉल होगी, तो उसको लाइसोजाइम से डाइजेस्ट करते हैं। और प्लांट का तो आपको पता ही है, सेल्यूलेज उसके पास कवरिंग होती है जो कि एनिमल सेल के पास नहीं मिलती, ठीक है, वो बहुत हार्ड होती है, तो उसे सेल्यूलेज की मदद से, ये सॉरी सेल्यूलोज लिख दिया मैंने, सेल्यूलेज है ये, उसकी मदद से हम डाइजेस्ट करवाएंगे सेल्यूलोज को। और फंगस है तो फंगस के ऊपर काइटिन की लेयर होती है, आपको पता होगा, देन उससे काइटिनेज से एज लगाते हुए एंजाइम बन जाता है जिससे डाइजेस्ट करवा सकते हैं। लाइसोजाइम आप याद रख सकते हो कि बैक्टीरिया वो झूठ बोलता है, तो लाइसो इतना झूठ मत बोलो, ठीक है। एंड हमने फंगस की चटनी बनानी है, ऐसे करके कुछ भी आप याद कर सकते हो अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं रहती है, ठीक है। और प्लांट, तो प्लांट सेल क्या है, सारी दुनिया की सेल है, हमारे लिए ग्लूकोज है, तो सेल के मतलब ग्लूकोज ऐसे साउंड आ रहा है ना, सेल्यूलोज है। इट्स नॉट अ गुड ट्रिक बट आई थिंक इट विल हेल्प यू। देन हमने जैसे ही सेल वॉल डाइजेस्ट करवा ली, उसके बाद में आता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि लिपिड बाइलेयर होती है, ऐसे उसके स्ट्रक्चर होते हैं, आपने देखा होगा
हाइड्रोफोबिक एंड्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक टेल होती है, तो वो जितना भी होता है उसको अब लिपिड बाइलेयर होती है, तो इसके लिए हम लाइपेज डालेंगे। लिपिड से याद रखना लाइपेज, ठीक है। और उस प्रोटीन तो होते ही हैं, तो प्रोटीज डाल दी। आरएनए के लिए आरएनए, डीएनए नहीं डालेंगे। डीएनए से हमें तो डीएनए तो चाहिए ही ना, डीएनए को डाइजेस्ट थोड़ा ना करवाना है। साइटोप्लाज्म होता है। आपको अगर इन सब में प्रॉब्लम है कि प्रोटीन, आरएनए, प्लाज्मा में क्या होते हैं ये सब, तो मैं आपको जो 11th का बेसिक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, वो आपको मैं पढ़ा सकती हूँ, सेल मेम्ब्रेन वाला। आपको जो चैप्टर पहले चाहिए बेसिक क्लियर करने, कैसे भी आप कमेंट में कर सकते हो। आई विल जस्ट अपलोड इट। साइटोप्लाज्म के लिए हम क्या करेंगे, उसमें से अब डीएनए निकालना है, तो उसमें हम ठंडी दारू डाल देंगे, ठीक है, चिल्ड इथेनॉल। उससे के बाद में जैसे हम चम्मच से मलाई निकालते हैं ना, तो ये भी एक टूल होता है जिसको डाल के हम अपना डीएनए निकाल लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। देन आता है आपका, एक सेकेंड, बायोरिएक्टर का मैंने लिख दिया, प्लीज़ इग्नोर इट। तो इस बुक में पहले आता है कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना, ठीक है। वो 1972 में बनाया गया था, स्टेनर कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर की मदद से उन दोनों ने बनाया था लैब में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था कि एक जीन ले ली थी जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कोड करी थी। जीन आपको मैंने बताया एक फ्रेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, और किसी पर्टिकुलर, हर एक जीन किसी चीज़ को कोड करती है, आपके कलर ऑफ योर बॉडी एंड आई, एनीथिंग, जो भी चीज़ होती है सबको कोड करती है। तो वो बैक्टीरिया को मारने के लिए कोड करती है। तो हमने वो जीन ली, और एक सेलेमोना टाइफोइडियम का बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के पास क्या होता है, खुद का क्रोमोसोम जीनोम तो होता ही है, उसके अलावा उसके पास प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्या होता है, ऑटोनोमसली, मतलब खुद से कॉपी करने वाला। जैसे डीएनए अपने खुद की रेप्लिकेशन कर लेता है ना, कॉपीज़ बना लेता है, वैसे ही ये खुद की कॉपीज़ बना सकता है, रेप्लिकेटिंग, ठीक है, ऑटोनोमसली खुद से रेप्लिकेट करने वाला, सर्कुलर, जो सर्कुलर शेप का है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब क्रोमोसोम में ये है, जैसे हम कितने भी पेयर होते हैं बैक्टीरिया में उतने उसके पास है, उसके बाद में उसके पास क्रोमोसोम के बाद ये और है। और ये ऐसा है कि क्रोमोसोम के अंदर नहीं है, तो अगर हम इसे निकाल भी देंगे तो बैक्टीरिया की डेथ नहीं होगी। देन क्या होगा कि जैसे हमने ये प्लाज्मिड लिया एंड गाइस, हमने सेलेमोना टाइफोइडियम से प्लाज्मिड लिया, ठीक है, और हमने वो डिज़ायर हमारा जीन लिया, ओके, एक सेकेंड। फिर हमने क्या किया, इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाले, जो क्या करते हैं कि एक सीक्वेंस को कट करेंगे पर्टिकुलर किसी जगह से, ठीक है। जैसे माना इसको यहाँ से कट किया, और ये जो हमारा इतना बड़ा जीन था इसमें से डिज़ायर हमें ये वाला है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमने यूज़ किया। अलग अलग टाइप के होते हैं, आप अलग अलग साइड के लिए हम बताएंगे भी, ठीक है, आपको कौन सा यूज़ करना है किसमें। सो ये है, बाद में से क्या बनेगा आपका, ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ चुका है। अब ये हम क्या करेंगे, ये ई कोलाई में हम पहले जिसमें नहीं था उसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे, और फिर ई कोलाई के सेल में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगर उस पर बैक्टीरिया अटैक करेगा तो वो नहीं मरेगा। तो फिर अब इसकी कॉपीज़ करेंगे, जो कि कॉपी करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज काम आता है, और इसको क्लोनिंग बोलते हैं, ठीक है, कॉपी बनाना। फिर अब क्या आपके एनसीईआरटी में सेकंड टॉपिक दे रखा है, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। टूल्स क्या होते हैं, तो हमें मेनली 4 टूल्स पढ़ने हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज एंड वेक्टर यूवर, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, ये जैसे कि हमें कट करना है तो हम सीजर से कट करते हैं, बट ये मॉलिक्यूलर लेवल पे कर रहे हैं तो ये मॉलिक्यूलर सीजर है, छोटे लेवल पे, ठीक है। और ये डीएनए के पीस को कट करता है। सब फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो निकाला गया था उसका नाम HIND2 है, और वो किससे निकाला गया था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाए। आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आई थिंक नो नीड टू लर्न, बोर्ड में नहीं पूछते। सेकेंड है कि वो रिकग्नाइज करता है कि स्पेसिफिक सीक्वेंस को, ठीक है, जो कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है और एक पर्टिकुलर बेस पेयर का होता है, आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आता है पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, जो क्या करता है, डिवाइड में हेल्प करता है। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि जो डिवाइड में हेल्प करता है, जैसे कि प्लाज्मिड है वो खुद सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, तो उसके पास खुद के पास डीएनए पॉलीमरेज है जो उससे
रेप्लिकेट करने में हेल्प करता है। अगर आप मानो हम इतना कर क्यों रहे हैं, ये प्लाज्मिड लेके डालने की क्या ज़रूरत है। अगर हम डायरेक्ट ये जीन आप सोचोगे इसमें डाल दें, ये डाल देंगे तो इसके जीनोम में नहीं जाएगी ना, तो इसकी कॉपीज़ कैसे बनेगी, और हमें बनानी है इसकी कॉपीज़, तो इसलिए हम ये ऐसे डालते हैं कि जीनोम में इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाए थे, इसलिए हम एक अलग से डाल देते प्लाज्मिड जिसमें ये अपने आप रेप्लिकेट हो जाता है। ठीक है, और लाइगेज जैसे कि हमने यहाँ पे इसे कट किया था। ठीक है, ये कट तो किया था, इसने तो कट किया था ना, अब इसमें अटैच करने के लिए तो हमें डीएनए लाइगेज की ज़रूरत है। ठीक है, सॉरी यार हैंड राइटिंग गंदी है मेरी लाइगेज की ज़रूरत है। और थर्ड है कि अब ये जो है वेक्टर है ना, वेक्टर कौन होता है, जो ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, एक चीज़ को, तो वेक्टर ये है हमारा प्लाज्मिड। ठीक है, यहाँ पर जो कि ट्रांसफॉर्म एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में मदद करता है। हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस देखा, अब उसका नाम कैसे देते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कोई भी स्पीशीज़ का नाम पहले जीनस देते हैं, फिर स्पीशीज़ का नाम देते हैं। ऐसे ही एस्केलेरिया कोलाई जो हमने ई कोलाई देखा था, उसका नाम पूरा ये है। इसका जो फर्स्ट लेटर ई है वो जीनस को डिनोट करता है इसके। ठीक है, जो कोलाई का सी एंड ओ 2 लेटर है वो स्पीशीज़ को डिनोट करते हैं। आर वाई उसका स्ट्रेन है। ठीक है, और ये 13 है उसका ऑर्डर है जिसमें से पर्टिकुलर बैक्टीरिया से निकाला गया था। जैसे बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया है, मैंने उसमें से मानो 15 एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाले, तो ये सोच लो ये 13 नंबर वाला था। ठीक है, तो ये इको R1 इसे हम बोल देंगे। अब मैंने बताया था वो पर्टिकुलर बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करते हैं, ऐसा तो नहीं ना वो सारी जगह कट कर देंगे, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाता है। पैलिंड्रोमिक मतलब कि जब ओरिएंटेशन सेम हो तो वो दोनों तरफ से सेम रीड हो। जैसे कि आप इधर से चलो या इधर से चलो, ये मलयालम में पढ़ा जाएगा। एंड इन आवर DNA वी विल हैव टू जस्ट सी दिस कि ओरिएंटेशन सेम हो। 5 days to 3 days चलोगे GATTC एंड 5 days to 3 days GATTC, और आप उल्टा भी करके देख सकते हो। 3 days to 5 days देखोगे तो CTTAG एंड 3 days to 5 days CTTAGG। ओरिएंटेशन मतलब कि जहाँ से हम पढ़ रहे हैं वो सेम हो। ठीक है, तो फिर आपकी वो सेम रीड करने को आएगा। ठीक है, देन आपके 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि आइसोलेट हुए 230 स्ट्रेन से। ठीक है, ये अपना याद कर सकते हो। ठीक है, एक नंबर आई थिंक कभी MCQs में आपसे मार्क हो जाए तो। रेस्ट्रिक्शन है मतलब अभी तक वैसे कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं आया कि जो बोर्ड में पूछ जाए, जो आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, वो स्टिकी एंड, ये इंपॉर्टेंट है यार। देखो अब जैसे कि इसने काटा है तो वो ऐसी जगह से काटेगा, इसने ये पहले सेम जो स्ट्रैंड था ना, अब जैसे उसने काटा है G और A के बीच में काटा है उसने। ठीक है, और जैसे कि ये यहाँ से इसने अटैक किया है G और A के बीच में, और इधर से भी वो G और A के बीच में ही अटैक करेगा। ठीक है, तभी G इधर रह गया और ये इधर स्ट्रैंड रह गया। अब इसलिए इसने ये काटा ताकि स्टिकी एंड है वो ऐसे बने कि वो बाद में ज्वाइन हो सके DNA लाइगेज से। ठीक है, ऐसे बाद इसलिए स्टिकी एंड क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन दे रखी है। सिंगल स्टैंडर्ड ओवर हैंगिंग मतलब जो लटके होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड है, और स्ट्रक्चर और हर एक DNA स्ट्रैंड पे होते हैं। अगर आप अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटोगे आपके डिज़ायर DNA को, जो आप प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कर रहे हो वहाँ को, तो वो काम नहीं करेगा, इसलिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करना बहुत ज़रूरी है। फिर आपका आता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 टाइप के होते हैं, एक्सो एंड एंडो। न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, न्यूक्लियो मीन्स होता है आपका न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड होते हैं DNA RNA। ठीक है, इसमें आता है आपका शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, तो ये क्या करनी, और एजेस मतलब टू ब्रेक, तो जो चीज़ न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करती है उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। एक्सो मतलब आपकी एक्स को हम बाहर फेंकेंगे ना, ठीक है, तो वो जो एक्स है वो बाहर से करेगी। ठीक है, एंडो मतलब जो दिन के अंदर रहता है अंदर, तो वो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे करेगा। ठीक है, और हमारे सिलेबस में हमें एंडो की ज़रूरत है, एक्सो की नहीं, क्योंकि एक्स हमें कोई काम की नहीं होती। सो इक्वार वन इंटू ये जो एग्जाम्पल है वो इसी के हैं।
नेक्स्ट आपका आता है बैक्टीरियोफेज। जैसे उसमें ना एनसीईआरटी में मेंशन है कि जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पता कैसे चला, अब आपको बताती हूँ। अब बैक्टीरियोफेज है, एक वायरस होता है जो कि आपका सेकंड आपने पढ़ा होगा, ऐसा कुछ दिखता है, वो इसकी टेल होती है, ये इसके लेग पैर होते हैं, ऐसे नहीं अच्छा बना है नो, और यहाँ पे इसका टीडीएनए आता है और ये फिर ट्रांसफॉर्म करता है, 6 चैप्टर में पढ़ा होगा ना, ऐसे यहाँ से होस्ट में डालते हैं अपना, तो अटैक करते हैं वो बैक्टीरिया पे। जैसे ई कोलाई पे उसने अटैक किया, तो ई कोलाई के पास क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है। ई कोलाई क्या कर सकता है, अब ई कोलाई के पास है कि वो या तो मिथाइल ग्रुप ऐड कर दे उसके डीएनए में, ठीक है। जैसे मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा, उससे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा, ना आरएनए बनेगा, ना प्रोटीन बनेगा, ना वो मरेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या कर सकता है, वो डीएनए को काट सकता है वायरस के। और कटिंग ऑफ डीएनए क्या होती है, कटिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और कटिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो यहाँ से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निकले थे, ठीक है। गाइज डोंट पैनिक, स्टे फोकस्ड, ओके। हमने क्या किया अब तक, आइसोलेट किया पहले ये सब चीज़ों से, फिर हमने कटिंग की। आप ना स्टॉप करके इसे ना रिवाइज कर लेना 1-2 सेकंड प्लीज़, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं नहीं बता रही। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद में हमने आइसोलेट करना है ना, जो हमें डिज़ायर डीएनए फ्रेगमेंट चाहिए, इसलिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि आपका डीएनए बहुत बड़ा होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में इसमें टुकड़े 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 इतने सारे मिल गए, बहुत सारे, तो आप मतलब ये डबल स्टैंडर्ड है, मैं को ऐसे दिखा सकती हूँ मैं चाहूँ तो आपको डिज़ायर जो चाहिए वो ये है, तो वो कैसे आप लोगे, ठीक है। तो वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आता है। तो ये टेक्निक है, ये मोशन होता है चार्ज मटेरियल का, उसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। डीएनए है ना, वो आपका नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि डीएनए में क्या होता है गाइस, डीएनए किससे बनता है, डीएनए 3 चीज़ों से बनता है। मतलब डीएनए को न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, जो कि शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, इन दोनों को न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, इन तीनों को न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। आपको याद ना हो तो एस आ रहा है, तो नाइट्रोजन NCS, नाइट्रोजन बेसिस, एस से शुगर, तो न्यूक्लियोसाइडेज, 3 मिला दिया तो 3 चीज़ें, तो न्यूक्लियोटाइड। अब जो फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर होता है ना, आपने अगर देखा होगा केमिस्ट्री में तो आपको पता होगा, PO4 के एक स्ट्रक्चर पे ऑक्सीजन नेगेटिव होती है, ठीक है। इसकी वजह से डीएनए वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक तरफ हमने कैथोड लगा दी यहाँ से, और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इधर मूव करवाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है ना। तो ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए वो पॉजिटिवली चार्ज के पास जाता है, ठीक है। और हम इसमें जो देखो ये सारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हमने कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि अलग मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ करके किए हैं। नेक्स्ट आता है फिर आपके फॉस्फेट की, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप नोट्स में पढ़ लोगे, मैं PDF दे दूँगी आपको, और कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके कुछ भी आपको पूछना हो वो बता सकते हो। एंड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है डिप्रेशन वगैरह की, एनीथिंग यू कैन शेयर विद मी, ओके। एंड जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है वो हम उसे फोर्स करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कि तू मूव कर भाई, मूव कर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सबको पता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो उधर से मूव करता है। इसमें जो कॉमनली यूज मैट्रिक्स हम लेते हैं जनरली, वो एग्रोस जेल होता है। अब आपको लग रहा होगा मैंने ऐसे क्यों दिखाया, क्योंकि ये इसे सीविंग प्रॉपर्टी भी देता है, जैसे छन्नी होते छानते हैं वैसे। और ये जो डीएनए इसके ऊपर से ऐसे नहीं चलता, ये इसके अंदर से जाता है थ्रू द, ठीक है, एग्रोस जेल जिस मटीरियल। ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं, नीट में छोटा क्वेश्चन आया था इसलिए बता रही हूँ आपको। और ये जो एग्रोस जेल है वो कहाँ से निकाला जाता है, सीवीड से। सीवीड क्या होती है, एक मराइन एल्गी होती है। देन आता है जो डीएनए जो फ्रेगमेंट है उसे हम डिसॉल्व करते हैं वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो इसका जो प्रिंसिपल है सिंपल सा वो है, ये है कि जो स्मॉलर जो फ्रेगमेंट होगा वो सबसे ज़्यादा मूव करे। जैसे छोटे बच्चे ज़्यादा वो होते शैतान एज़ कम्पेयर टू बड़े, तो सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पे, लार्जेस्ट यहाँ पे। मैंने इसको ऑरेंज क्यों दिखाया, क्योंकि जब हम इस पर UV रेज डालेंगे, ठीक है, सन बहुत अजीब बन रहा है, आई डोंट नो, प्लीज़ अंडरस्टैंड गाइज। UV रेज की प्रेजेंस में ये थीडियम, ये कलर
ब्राइट ऑरेंज के बैंड्स में दिखने लग जाएगा। तो ये जब हम फर्स्ट वाला बेल दिखी ना तो ये आगे बढ़ा ही नहीं, मतलब ये हमारा डिज़ायर वाला डीएनए है ही नहीं था, इस पर हमारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कट नहीं किया, मतलब हमारे ये काम का था ही नहीं। और इसमें हमने अकॉर्डिंग टू साइज़ कर ले। अब मानो मुझे ये वाला चाहिए, ये मेरा डिज़ायर डीएनए, तो हम इसको कट लगा के निकाल लेंगे। उस टेक्निक को हम इल्यूजन कहते हैं, ठीक है। विजुअलाइज करने के लिए थीडियम ब्रोमाइड ये वर्ड जो है, जैसे कि मैंने इसमें मेंशन किए या फिर शॉर्ट नोट्स में, आपको सिर्फ बोर्ड के आंसर्स में ये शो करने होते हैं। बाकी आप कुछ भी रामायण लिखो, उन्हें मतलब नहीं होता, वो आपके कीवर्ड्स देखते हैं, आपको हाईलाइट भी यही वर्ड करने हैं। ये अगर आपको नहीं आता तो आपके मार्क्स काट सकते हैं, क्योंकि उन्हें से मतलब ही इन्हीं चीज़ों से होता है। जैसे कि अगर मैं आपको ये दूँ तो आपको इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये आपको दिखाना ज़रूरी है। डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, ये दिखाना ज़रूरी होता है। मैट्रिक्स क्या होता है, एग्रोजेल होता है, सीवीड से निकलता है, इतना सा, ठीक है। और आगे आप बता सकते हैं, ये प्रिंसिपल आपको बताना ज़रूरी है। और देन उससे हम कैसे देख पाते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड की वजह से ये उन्हें, और कैसे कलर होता है ऑरेंज कलर बैंड। आप बोर्ड में डायग्राम बना सकते हो, आपको कोई सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है, पेंसिल से सेम कलर यूज़ करके बना सकते हो। और इस टेक्निक अगर हम डिज़ायर डीएनए निकालते हैं उसे इल्यूजन कहते हैं। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब आता है क्लोनिंग वेक्टर। जो चीज़ हमने क्लोनिंग वेक्टर मतलब हमने जो लिंक किया है जीन, उसको हमें पहुँचाने के लिए, क्लोन करने के लिए, कॉपी बनाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उन वेक्टर के बारे में पढ़ना। तो मेनली हमें इन दो के बारे में पढ़ना है, वैसे तीन है। सो ये क्लोनिंग वेक्टर हम ना प्लाज्मिड यूज़ करते हैं। प्लाज्मिड ऐसा होता है, जो बताया था, एक्स्ट्रा सर्कुलर, या फिर बैक्टीरियोफेज यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस क्या करता है आगे मैं बताऊंगी आपको। हमारे सेल्स को कैंसर करता है, और जो आपका बैक्टीरियोफेज है वो इन्फेक्ट करता है वायरसेस को, ठीक है। और आगे हम जो पढ़ेंगे एक और वेक्टर्स के बारे में, उन्हें डिज़ाइन करके वो बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं बता देती हूँ आपको कि क्लोनिंग वेक्टर में क्या आता है। क्लोनिंग वेक्टर में आपकी ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। प्लाज्मिड को हम बहुत अच्छा वेक्टर मानते हैं, क्योंकि वैसे तो कॉपी नंबर जो होते हैं वो ना डिपेंड करते हैं आप कैसे प्लाज्मिड ले रहे हैं। कुछ के तो 1-2 होते हैं, कुछ के 15 से 100 कॉपी नंबर होते हैं पर सेल। ओके, एक सेल में जाके इतनी बार डिवाइड करेगा। उसका मतलब ये है कि अगर मैंने एक प्लाज्मिड डाला तो ये 1 से 2 कॉपीज़ बनाएगा, 1 से 100 बना सकता है, और कुछ उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। और बैक्टीरिया फेज के भी हाई कॉपी नंबर है, बट अच्छा वेक्टर हम प्लाज्मिड को मानते हैं, PBr322 को, क्योंकि एक तो उसमें ना सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन साइट होती है। रिस्ट्रिक्शन साइट्स मतलब कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जितने भी होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, और एक ही साइट है तो वहाँ पे एक्ट करके आपके और बहुत सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कोड करता है, इसलिए ये सबसे बेस्ट है। लैब में बनाया गया था। PBr320 स्टैंड फॉर P फॉर प्लाज्मिड। प्लाज्मिड आपको मैंने बता दिया, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम एंड डीएनए। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट इसलिए करती हूँ आपको याद हो जाए थोड़ा थोड़ा। अगर आपको नहीं पसंद आप मेंशन कर सकते हो। B&R is the scientist name Bolivar Rodriguez. Okay, then 322 is your order. देन हम इसमें देखेंगे ये ओरी तो क्या चीज़ होती है। ओरी इज़ योर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कॉपी नंबर कितने होंगे वो कंट्रोल करता है, ठीक है। और उसके बाद में आपका ये देखो, मैं आपको ना एक ट्रिक बता दूँगी, वो सर है ना एक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देखना, ये आपको याद नहीं होता है तो वो कराते हैं बहुत अच्छे से कि प्रशांत पवार इको की क्लास लेने हिंदी में गया, देन एवरीथिंग जितनी भी, वैसे वो जो ट्रिक है ना वो मैं बताऊँगी तो टाइम लग जाएगा। प्लीज़, मैं आपको ये याद ना हो तो आप उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। देन हम इसमें ये हो जाता है पी, ये जितने भी दे रखे हैं ना ये बाहर, ये आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नाम है, ठीक है। अगर हम ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे तो ये इस चीज़ का रेजिस्टेंस को, अगर मैंने देखो सिंपल सी बात है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये, ठीक है। अगर मैंने यही डाल दिया एक चीज़ में तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए कोड करते हैं। अब ये टेट्रासाइक्लिन के लिए कोड करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस जी, तो वो ख़त्म कर देगा। आपको ये समझ में नहीं आया, इट्स ओके, आई विल एक्सप्लेन बहुत अच्छे से, ठीक है। एंड ये 3 चीज़ें हैं जो इसको कोड करती है, एवरीथिंग, एम्प्लिसिन और टेट्रासाइक्लिन, आपको याद रखना है। इनको हम सेलेक्टेबल मार्कर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। एकदम अच्छे से समझाऊंगी, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से फोकस होकर समझना। तो मुझे भी नहीं समझ में आया था, अभी समझ आया, जस्ट मैंने जब पढ़ा अच्छे से।
पूरे टॉप 12th में मतलब ये नहीं पता चला था ये चैप्टर है क्या, बस पढ़ते हैं इसे और ऐसे ही लेते हैं। आप भी ऐसे ले सकते हो, बट मैं ये बता दूं कि आपको सिर्फ इतना देखना है कि कीवर्ड्स आपको ये होने चाहिए आपके आंसर में। इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस थी आपके लिए यहाँ तक, और बाकी चीज़ें सब समझ में आ जाए वो आपके लिए बहुत था। PBR 322 भी इज़ इम्पोर्टेंट, एंड जो इसमें अभी आपको मैं बताऊंगी वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि कभी समझ में नहीं आता है बट आपको आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो रोप होता है वो एक प्रोटीन कोड करते हैं एक प्रोटीन को, जो रेप्लिकेशन में प्लाज्मिड के इंक्लूड होते हैं। जैसे कि DNA पॉलीमरेज हो सकता है DNA के लिए, तो वैसे कोई भी प्रोटीन जो प्लाज्मिड की कॉपी बनाने में हेल्प करता है वो रोप के लिए होता है, ठीक है। ये सब डेफिनेशन जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने हैं, इनके बारे में अगर आपके पास ये आ जाए कि बताओ फीचर्स क्लोनिंग वेक्टर में क्या होनी चाहिए, ठीक है, तो हम बताएंगे सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज द साइट वे रेप्लिकेशन स्टार्ट, रेप्लिकेशन जहाँ से शुरू होती है, दिस इज द ओराई, यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होगी, ठीक है। एंड यही है वो जो कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है, कितने एक सेल में कितने कॉपी नंबर होने हैं, एक DNA उस प्लाज्मिड उसमें जाने के बाद में कितनी बार डिवाइड करेगा, ठीक है, दैट इज़ कॉपी नंबर, ठीक है। बाद में सिलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं, जैसे कि ना मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर आपके पास ये बैक्टीरिया है आपका, मैंने इसे प्लाज्मिड दिया यहाँ पे, ठीक है, ये इसका प्लाज्मिड है, ये इसका जीनोम है, ठीक है। अगर ये इस प्लाज्मिड को ले लेता है अपने अंदर, मतलब कि अभी ये है, इसने इस प्लाज्मिड को मानो ले लिया, मैंने यहाँ पे बहुत सारी प्लाज्मिड रखे और इसके अंदर ये प्लाज्मिड मानो मैंने इसको कलर से बना दिया, ठीक है, ये प्लाज्मिड इसने ले लिया, तो इसे हम ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। ट्रांसफॉर्मेंट मतलब कि इसने ले लिया, ठीक है, इतना सा। और अगर ये नहीं लेता है, अगर मैंने ये बहुत सारे इसमें प्रोवाइड करे मीडियम में बहुत सारे प्लाज्मिड और बहुत सारे बैक्टीरिया छोड़ दिए, क्योंकि ये देखो ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि हम एक एक के साथ करेंगे, इंडिविजुअली लेके बैठेंगे, ये बल्क में होता है, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, इसलिए बल्क में करते हैं, बहुत सारे अमाउंट में करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया डाल देंगे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, और बहुत सारे बैक्टीरिया के साथ हम क्या डाल देंगे, बहुत सारे प्लाज्मिड डाल देंगे जो कि रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है, मतलब कि जिसमें हमारा जो जीन था ना वो है, जो हमने लिंक किया था, आपको पता है ना। अब क्या हुआ, ये दोनों साथ में, इसके साथ हमने क्या डाल दिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ताकि वो इधर से भी कट करे, और मतलब कि आपके जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है ना, है ना, इधर से भी करेगा तब बोलेगा, और लाइगेज डाल दिया, ठीक है, ताकि वो हो जाए। इसके बाद में क्या होगा, ये सब डालने के बाद में इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ आ सकती है, या तो आपका जो बैक्टीरिया है वो क्या हो, या तो वो ले ही ना आपके प्लाज्मिड को, बहुत सारा है तो यार सब तो लेंगे नहीं, या फिर वो ले ले, अगर वो ले ले तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे, ठीक है, अगर वो ना ले तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे, ठीक है। और यही है, तो वो हेल्प करता है सिलेक्टेबल मार्कर की ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है, इसको मैं भी डिटेल में कराऊंगी। और जैसे कि जो जीन्स एंटीबायोटिक के लिए कोड करती हैं, जैसे एम्पलीसिन, क्लोरामफेनिकोल एंड टेट्रासाइक्लिन, आपको दो याद रखनी है, ठीक है, कैनामाइसिन, ये वैसे आपके में मेंशन है, बट दो याद रखो, एम्पलीसिन एंड टेट्रासाइक्लिन, दैट्स इनफ। तो वो सिलेक्टेबल मार्कर के लिए यूज़ होती है। जैसे कि मैंने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, उसमें से कौन सा वाला मेरा डिज़ायर वाला है, तो उसको कैसे सिलेक्ट करूँ मैं, तो उसके लिए अभी हम पढ़ेंगे टेक्निक, ठीक है। और हाँ, आपका जो नॉर्मल ई कोलाई सेल होता है, जो बैक्टीरिया होता है, उसमें किसी चीज़ का रेजिस्टेंस नहीं होता, ओके। देखो ये क्लोनिंग साइट होता है, मतलब कि साइट जहाँ पे एलियन DNA, एलियन ये नहीं कि एलियन का DNA, फॉरेन DNA मतलब ये भी नहीं फॉरेनर का DNA, हमारी बॉडी के अलावा किसी और का DNA, एलियन DNA, उसको हम लिंक करते हैं, ठीक है, किसी बैक्टीरिया के जीन का, किसी का भी, तो वो एलियन DNA हो जाएगा उस सेल के लिए। और वो क्या होता है इसमें
कि हमें सबसे पहली बात है कि एक ही चीज़ के लिए एक ही साइट होनी चाहिए। जैसे कि अब मैंने डाला BAM-H1 की साइट यहाँ पे है तो ठीक है, अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे भी होती, यहाँ पे भी होती, तो क्या करता है, ये इसे ब्रेक कर देता, प्लाज्मिड हमारा वो रहता ही नहीं, तो ऐसे ये कॉम्प्लिकेट कर देता प्रोसेस को और ये फर्दर होता ही नहीं। तो किसी चीज़ के लिए एक ही हमें साइट रखनी है, रिकॉग्नाइजेशन साइट। और जो DNA है वो हमारा 2 जगह लाइगेट हो सकता है एंटीबायोटिक, या तो एम्प्लिसिन के लिए या टेट्रासाइक्लिन के लिए। हम इन चारों में से कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाद में हम प्रोसेसर देखेंगे। अब देखो इसमें ट्रांसप्लांट वाले में ये सबसे मेन प्रोसीजर है, इसमें 2 हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले कि हमने लाइगेट कर दिया, मान लो BAM-H1 साइट पर यहाँ पे हमने हमारा DNA लाइगेट कर दिया, 4' DNA, ठीक है। अब 4' DNA यहाँ पे लाइगेट किया, मतलब यहाँ पे जोड़ा है, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है, आएगा नहीं। सोचो मैंने इसे हटा के यहाँ पे कुछ चीज़ लगा दी तो वहाँ का रेजिस्टेंस गायब हो गया। अब वो अगर मैं टेट्रासाइक्लिन मीडियम में उस बैक्टीरिया को रखूँगी तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसके पास अब नहीं है BAM-H1 के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को ख़त्म कर देगा। और जो अगर हम बैक्टीरिया को पहले अगर हम एम्प्लिसिन में करेंगे तब तो वो जिंदा रह सकता है क्योंकि उसके पास एम्प्लिसिन का है। बट अगर हम उसे टेट्रासाइक्लिन में करेंगे तो जिसके अंदर वो जीन इंसर्ट हुआ है, पॉसिबिलिटी है ना इसमें भी कि ना हो, तो जिसमें हुआ है वो तो मर जाएगा ना, टेट्रासाइक्लिन में डाला, और इसमें नहीं हुआ वो जिंदा रह जाएगा। तो और ये है, बाद में उसे टेट्रासाइक्लिन। अब ये सिंपल सी बात है कि रिकॉम्बिनेंट है वो सर्वाइव नहीं करेगा, ये मैंने लिखा है। अब मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि हमने बहुत सारे प्लाज्मिड लिए जिसके पास AA4 एम्प्लिसिन T4 टेट्रासाइक्लिन, इन दोनों के रेजिस्टेंस है। अब मैंने कोई फॉरेन जीन लिया, मानो इंसुलिन का ही लिया, ठीक है, किसी का भी मान लो, कोई भी फॉरेन जीन लिया, डिजायर जीन, जिससे कि मैंने BAM-H1 साइट पे इंट्रोड्यूस करवाया यहाँ पे। और ये BAM-H1 साइट मतलब कि अगर यहाँ पे अगर ये जीन अब लिंक हो गया ऐसे, ठीक है, इस साइड पे हुआ है, ये आपकी साइड थी, यहाँ पे आपका डिज़ायर जीन है वो आ गया, तो उसने ना ख़त्म कर दी उसको, ठीक है, पहले, तो इसे रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे। या हो सकता है कि केस 2 हो सकता है कि आपका जो फॉरेन जीन है वो जाए ही ना, ज़रूरी नहीं है ना, तो इसे नॉन रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं, ठीक है। अब हमने ना एक टेस्ट ट्यूब ली है मानो, और उसमें हमने रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट जो बैक्टीरिया वो डाला, हमें नहीं पता कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, हमने तो बल्क में वो दोनों चीज़ें डाल दी थी, जीन भी डाल दिया था हमारा, और BAM-H1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला था, और प्लाज्मिड डाला था। उसमें से जिसमें गया जिसमें नहीं गया हमें ये नहीं पता, हमें इन्हें डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो उसके लिए मतलब पता लगाना है, तो हमने बहुत सारे बैक्टीरिया लिए, इसे लिया, दोनों को डाल दिया। तो इसमें 3 केसेस हो सकते हैं, या तो जो बैक्टीरिया है वो ये वाला ले ले हमारा रिकॉम्बिनेंट जीन, हमारे मजे ही मजे, और ये इसने ले लिया तो हम इसे ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। या फिर ये ले ले नॉन रिकॉम्बिनेंट जीन, नॉन जिसने अभी इसमें कुछ मतलब कि इसमें दोनों के लिए रेजिस्टेंस है, वो ले ले, ठीक है, तो ये भी ट्रांसफॉर्मेंट तो है ही। या फिर वो ले ही ना दोनों चीज़ों को, तो दोनों चीज़ों को नहीं लेगा तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब आप बोलोगे रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्यों नहीं, क्योंकि इसने दोनों को ही नहीं लिया तो सिर्फ ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। अब हम इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसके लिए जो सेलेक्टेबल मार्कर होता है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हम लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम इसे बैक्टीरिया को, अगर मैं मानो अगर मुझे इसे इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है, अगर मैं पहले इसे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पे डाल दूँ, मुझे तो पता ही है ये जिंदा नहीं रहने वाला, तो ये दोनों किल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, इसलिए हम पहले इसे एम्प्लिसिन में डालते हैं, ठीक है, ताकि ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग कर पाए, ठीक है। सो फिर जो थर्ड वाला नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वो तो मर जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि उसके पास तो कुछ है ही ना, है ना, अगर उसके पास ना ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है एम्प्लिसिन के लिए, ना ही टेट्रासाइक्लिन के लिए, तो वो मर जाएगा। इसके पास क्या है, इसके पास एम्प्लिसिन के लिए भी है, टेट्रासाइक्लिन के लिए भी है, इसके पास एम्प्लिसिन के लिए है, टेट्रासाइक्लिन वाला डिस्ट्रॉय हो गया। तो फिर एम्प्लिसिन कंटेनिंग मीडियम में हमने एम्प्लिसिन डाल दी वो सारी, वो हमारा जो वो जो बैक्टीरिया है वो इसमें सर्वाइव कर चुका, तो 1 और 2 है वो सर्वाइव करेंगे, तो ट्रांसफॉर्मेंट विल बी सर्वाइव। देन अब जो हम इस बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र करेंगे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले में, पहले ही हमारा थर्ड वाला तो नहीं बचा है, ठीक है, तो 1 और 2 में से करना है। तो अब जब हम टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तो कौन सा वाला मरेगा, इसका पास रेजिस्टेंस नहीं है टेट्रासाइक्लिन के लिए, तो फर्स्ट वाला जो हमारा रिकॉम्बिनेंट है वो मर जाएगा, ठीक है।
यही वाला मैंने लिखा है यहाँ पे कि जो फर्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेंट है वो डायमर जाएगा, क्योंकि फॉरेन जीन है वो BAM H1 साइट पे हुई थी, जो कि टेट्रासाइक्लिन की जो रेजिस्टेंस है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो वाला मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट था, क्योंकि हम उसमें 2 कल्चर प्लेट लेते हैं, ये जितना ईजी दिखता है होता नहीं। तो ये वाला जो है ये बोर्ड्स का भी फेवरेट है एंड नीट का तो मोस्ट फेवरेट है। तो सेकंड मेथड क्या है, इंसर्जनल इनएक्टिवेशन, कोई चीज़ को आ जाने से इनएक्टिव हो जाना किसी चीज़ का, ठीक है, वो पढ़ेंगे। ये उससे ज़्यादा इजी है और आपको समझ भी आ जाएगा। अब वेक्टर के पास रेजिस्टेंस है, मान लो कि उसके पास एक वेक्टर है जिसके पास हमारे पास वेक्टर के पास क्या है, एक बीटा गैलेक्टोसाइड के लिए एक जीन है, ठीक है, लैग जीन मान लो। लैग जीन उस जीन का नाम है, जैसे कि कुछ भी हो सकता है नाम, और वो क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को प्रोड्यूस करता है वो जीन, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कराएंगे, BAM H1 पे ही करवा रहे हैं, ठीक है। और बाद में BAM H1 पे जैसे फॉरेन जीन को करवाएंगे तो टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। अब बैक्टीरिया है उस पर प्लेट करेंगे एम्पलीसिलिन वाली पे, जिससे कि जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो अलग हो जाए, और जो एक्स जेल है एडिट करेंगे, जिससे कि एक्स जेल एक चीज़ है जिससे कि बीटा गैलेक्टोसाइड रिएक्ट करके एक कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मैं अभी बताती हूँ आपको। सब सिंपल सी बात है, ई कोलाई का सेल लिया मानो, उसके पास हमारे पास लैगजीन है, ये जो दिख रहा है ना ऑरेंज वाला, और ये इसका जीनोम है। जीनोम को आप ध्यान भी ना दो तो कोई बात नहीं, इसको दो। लैगजेड है वो क्या करता है कि वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, क्रोमोसोमिक सब्सटेंस, मतलब कि जो कलर प्रोड्यूस करते हैं ना, वो एक कोई भी कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस के साथ जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो प्रोटीन है वो एक प्रोडक्ट बनाता है ब्लू कलर का, ठीक है, क्रोमोसोमिक सब्सटेंस के साथ एक जेल मान लो, ठीक है। अगर हमारा लैग जीन हमने डाला, एक फॉरेन DNA हमने फॉरेन जीन उठाया, BAM H1 साइड पे हमने डाला और एक लैग जीन ले लिया, 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो फॉरेन DNA वो अटैच हो जाए, क्योंकि हमने BAM H1 पे डाला तो यहीं पे होगा ना, यहाँ पे कट हुआ तो यहीं पे स्टिकी एंड्स बनेंगे और यहीं पे होगा, ठीक है, अटैच। और या फिर हो सकता है कि ये अटैच ही ना, क्योंकि बहुत सारा बल्क में होता है, तो हो सकता है किसी में हो या किसी में ना, प्रोबेबिलिटी होती है ना वैसे। अब जहाँ पे फॉरेन DNA अटैच हो गया, उसने क्या किया, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया ब्लैक जीन को। जैसे पहले यहाँ पे हमारा एम्पलीसिन वाला होता था ना, सॉरी टेट्रासाइक्लिन वाला जो होता था, अब वो टेट्रासाइक्लिन तो है भी नहीं, रेजिस्टेंस वो भी ख़त्म हो गया, और हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा था लैग जीन वाली जगह पे, तो अब वो लैग जीन भी लैग जेड वाला जो साइड था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। इसका मतलब है कि वो अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाएगा, ठीक है, और नॉन रिकॉम्बिनेंट में दोनों है। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें बैक्टीरिया में हमने इसे इंट्रोड्यूस करवाया सारी चीज़ों करके, तो अब हमने क्या किया, हमने इसे एक क्रोमोसोमिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करवाया एक्स जेल के साथ, तो हमने इसमें पाया कि ये कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। अगर कलरलेस कॉलोनी है तो ये हमारी क्या है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। अब इसका डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था तो ये क्या है, ये आपको ब्लू कलर दे देगा, तो ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, और ये इजी है क्योंकि ये एक ही प्लेट में हमें पता चल जाता है। वेक्टर्स ऑफ क्लोनिंग इन प्लांट एंड एनिमल के लिए हम क्लोनिंग के लिए कौन से वेक्टर्स पढ़ेंगे वो करते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट्स के लिए जो कॉमन वेक्टर यूज़ होगा, अगर हमको प्लांट में कोई जीन इंट्रोड्यूस करनी है, ठीक है, तो आपको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम देना पड़ेगा, जो कि क्या करता है कि वो ट्यूमर कोज करता है, ठीक है, तो इसे क्रोन कोल्ड डिजीज़ भी बोलते हैं। आपको ना इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो नॉर्मल है कि जो इसमें ऑन्कोजिन और ऑप्सिन 2 जीनों के बारे में बताया गया है, और दोनों इसके फूड के हिसाब से होती है, और उससे बहुत न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है जिससे उसकी ग्रोथ बढ़ती जाती है, तो इसलिए वो वहाँ पे अनलिमिटेड ग्रोथ करके ट्यूमर कोज कर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका TI प्लाज्मिड एनिमल्स के मतलब ये जो डाइकोट प्लांट का जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम है, ये आपके TI प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसमें एनिमल्स में आता है रेट्रोवायरस, हम ना इसे चैप्टर 8 में डिटेल्स में पढ़ेंगे। रेट्रोवायरस जैसे कैंसर कोज करता है, कैंसर में भी यही होता है कि जो सेल की जो अनलिमिटेड ग्रोथ
ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, लिमिटेड नहीं होती, तो वो कैंसर में आती है, ठीक है। उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिर आता है ये जो है ये अगर हम इसको देखें तो हम हमारा जीन इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो हम उसे कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उसके 4 मेथड आते हैं। पहला वाला ये आता है कि सबसे पहले आपको पता है कि जो डीएनए है वो हाइड्रोफिलिक होता है ना, और हाइड्रोफिलिक होता है, और जो आपका लिपिड मेम्ब्रेन होती है, लिपिड की बाइलेयर, ये हाइड्रोफोबिक एंड्स होते हैं, इसकी हाइड्रोफिलिक टेल होती है, ठीक है। बाइलेयर ऐसी है, तो आपको बताओ ये हाइड्रोफोबिक है ना, और वो फिलिक है, आपका डीएनए जो हाइड्रोफिलिक है, तो वो कैसे आएगा इसमें, इसलिए हम ना इसके लिए डाइवेलेंट कैटायन का यूज़ करते हैं, जैसे कैल्शियम 2+ का। ये क्या करता है, ये ना ऐसे माना जाता है कि जो होस्ट है उसके जो सेल्स होते हैं उसमें आपके पोर क्रिएट कर देता है, ठीक है, जिससे कि हमारा डीएनए वो इंट्रोड्यूस हो जाता है। ये डीएनए है, ये इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम उसे आइस पे ट्रीट करेंगे और हीट देंगे, जिसे तो ये आपको टेम्परेचर याद रखना है इस मेथड में, और फिर दोबारा आइस पे रख के पोर्स बंद हो जाएंगे। बाद में आता है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो मतलब छोटा, इंजेक्शन मतलब आपको पता है इंजेक्शन देना। तो इंजेक्शन किसको देते हैं, एनिमल्स को देते हैं। तो ये एनिमल्स है, तो एनिमल के न्यूक्लियस में हम छोटे इंजेक्शन देते हैं, वो आपके माइक्रो इंजेक्शन में आता है। आपको सिर्फ ये याद रख 4 मेथड पढ़ने कॉम्पिटेंट होस्ट में, कैसे हम अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पहला आपको बताया मैंने कि हीट शॉक वगैरह दे के, सेकेंड माइक्रो इंजेक्शन, तीसरा आता है कि बायोलिस्टिक एंड जीन गन मेथड। बायोलिस्टिक आ रहा है तो आपका मतलब है कि बायो मतलब लाइफ, और लाइफ हमारी प्लांट हमें कैसे भूल सकते हैं, और उनके ऊपर गन चलाएंगे ठश ठश करके, इंसानों पे तो चला नहीं सकते। तो प्लांट है वो क्या करा जाता है कि हम ना गोल्ड और टंगस्टन लेते हैं। वो ही क्यों लेते हैं, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव होते हैं और हैवी मेटल्स होते हैं, इसलिए वो लेते हैं और उसे कोट कर देते हैं हमारे डिज़ायर डीएनए फ्रेगमेंट से, जो हमें ट्रांसफ़र करना है रिकॉम्बिनेंट वाला, ठीक है। और उसको फिर हाई वेलोसिटी से फेंक के इस प्लांट में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। चौथा आता है आपका डिज़ाम पैथोजन। तो ये जो मैंने आपको पैथोजन पढ़ाए थे, एग्रोबैक्टीरियम एंड ये रेट्रोवायरस, ठीक है। ये जो दोनों वेक्टर है ना, इनको ना डिज़ाम कर देते हैं। डिज़ाम मतलब कि अगर ये अपना ख़राब इफेक्ट डाल देते हैं तो हमारी बीमारी हो जाती है, बट ये आराम से हमारी बॉडी में आ जाते हैं, ठीक है। ये इनके पास स्पेशल फिनोमेना होता है जिससे हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाती है इजीली। तो इससे इसका जो इफेक्ट है, जो टीआई प्लाज्मिड का, जो डीआई जीन का है, वो हम जो ख़राब करता है हमारे लिए, उसे ख़त्म करके हम इसे अच्छे के लिए यूज़ कर लेते हैं, अच्छी वे में, ठीक है। रिकमेंड वेक्टर में, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारा दिमाग बहुत तेज है बेटे। गाइस बस इस वीडियो के लिए ना ये सब थोड़ा मैनेज कर लो, नेक्स्ट टाइम से ना मैं मेरा थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर दूँगी, ठीक है, प्लीज़। सो अब आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन देखते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मैंने आपको बताई थी ना कि अगर हमें कोई जीन एम्पलीफाई करना, हमें बहुत बल्क में प्रोडक्ट चाहिए, तो इसे कि बिलियंस ऑफ कॉपीज़ बनाने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो इसमें ना लिखा हुआ है, ये पहला स्टेप डीनेचुरेशन होता है, फिर अनीलिंग होता है, फिर एक्सटेंशन होता है। आपको इसमें सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है। डीनेचुरेशन में क्या करते हैं हम, 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, और इसमें मेन आपको प्राइमर ऐड करते हैं, और इसमें वो टेक पॉलीमरेज करते हैं, वो आपको इसमें याद रखना है। बाकी अब मैं आपको समझाती हूँ। हमने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लिया, और इसके अंदर ये बीच में जो बेसेस है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। 95 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने इतना दिया ताकि हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाए। अब ये दोनों अलग हो गए। अब ये जो अलग अलग स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, मतलब नया बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हम प्राइमर ऐड करेंगे। अब प्राइमर क्या होता है, प्राइमर कुछ नहीं है। अगर यहाँ से मानो TAG ऐसे कोई सीक्वेंस है, तो हमें इसके लिए बेस पेयर उल्टा ढूंढना पड़ेगा ना। तो ये ATCG का मान लो कोई छोटा सा न्यूक्लियोटाइड का एक स्मॉल फ्रेगमेंट है, जिसे हम प्राइमर बोलते हैं, ठीक है। उसका नाम स्पेशल प्राइमर रख दिए, बाकी कुछ नहीं है, न्यूक्लियोटाइड का छोटा सीक्वेंस है, ठीक है।
और 55 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं। आपको टेम्परेचर याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये अगर आपका प्रोसेस आए तो अच्छे से दिखा देना डायग्राम, और ये मेंशन ज़रूर करना, ठीक है। उसके बाद में हम इसमें ये प्राइमर है, अब ये 5 डेज to 3 डेज चलता है, तो ये इस डायरेक्शन में करेगा, ये इस डायरेक्शन में करेगा। उसके बाद में टैग पॉलीमरेज डाल देंगे। टैग पॉलीमरेज एक डीएनए पॉलीमरेज का जहाँ जिससे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम डीएनए पॉलीमरेज, वो है टैग पॉलीमरेज। और क्योंकि और वो हमें मिलता है थर्मस एक्वेटिकस से। डीएनए पॉलीमरेज आपको पता है कि हमारे प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन को बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो अभी एक्सटेंशन मतलब बढ़ जाएगा। उसके बाद में इसकी बिलियंस ऑफ कॉपी हम निकाल लेंगे। यही यहाँ पे दे रखा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे, और जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो ये टेम्पलेट की तरह काम करेगा। प्राइमर ऐड करेंगे, और प्राइमर को हम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। हाँ, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स मतलब शॉर्ट स्मॉल फ्रेगमेंट। न्यूक्लियोटाइड आपको पता है ना, शुगर फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेसिस का बना होता है, ठीक है। वो जिससे अब बाद में एक्सटेंशन में ये थर्मस एक्वेटिकस, ये नाम आपको ना मेंशन करने हैं आपके आंसर्स में, ठीक है। और इसकी अब 30 साइकिल्स हैं, वो 1 बिलियन कॉपीज़ प्रोड्यूस करती है। और आपको जो मेन है वो याद रखना, इसकी एप्लीकेशंस 5 नंबर का क्वेश्चन आया था एक बार, इसमें इसके प्रिंसिपल पूछ लिया जाता है आपको, और इसको एक्सप्लेन करेंगे हम, इतना बड़ा थोड़ा सा है ना, और इसे डायग्राम बनाएंगे एंड वो पूछ लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, तो वो थोड़ा याद रखना है, बोर्ड्स के लिए बता रही हूँ। जीन थेरेपी आपको पता है, अभी हम ना चैप्टर नंबर 12 जो करेंगे ना उसमें हम पढ़ेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। गाइस, बायोरिएक्टर क्या होता है, अगर हमें कोई प्रोडक्ट बल्क में चाहिए बहुत ज़्यादा, तो उससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हमें कुछ बेचना है, पैसे कमाना है उससे, प्रोटीन कुछ इंसुलिन जैसे भर भर के बेचना है, तो हम उसे ना लार्ज स्केल पे करेंगे, तो बायोरिएक्टर्स कहलाएंगे। जो टैंक्स होते हैं ना 100 से 1000 लीटर के, उनको बोलते हैं, ठीक है। जो कि किसी चीज़ की मदद से, मतलब जो रॉ मटेरियल होता है जो हमने लिया है वो बायोलॉजिकल कन्वर्ट करते किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, जैसे किसी बैक्टीरिया वगैरह का यूज़ करके एनीथिंग। तो इसमें ना 2 आते हैं आपके, सिंपल स्टिल्ड और एक्सपास्ड। स्टिल्ड मतलब होता है घोलना। तो इसमें जो क्या होता है कि ये जो है ना आपका डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये जो ऐसे एजिटेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो ये इसे स्टिल्ड बोलते हैं। स्पार्ड मतलब कि कुछ फेंकना, यू नो। तो फिर ये यहाँ से ना, यहाँ से ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ से ना ये बबल्स को फेंकता है, तो इसे स्पास्ड बोलते हैं, ठीक है। अब दोनों के बारे में आपको सिंपल सी बात है, ये आ जा रहा है तो आपको डायग्राम तो बिल्कुल आना ही चाहिए। इसका डायग्राम के ही मार्क्स है, बाकी जो इसमें जो भी एक्सप्लेन किया वो डायग्राम के बेस पे किया। जैसे कि अब एक तो इसमें मेन है कि इसमें बबल्स नहीं होती, इसमें बबल्स होते हैं, इसलिए थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है। अब बाकी इसमें क्या होता है, एक आप एक्सप्लेन कर सकते हो, मोटर है, फोम ब्रेकर है, एसिड बेस को मेंटेन करने के लिए पीएच कंट्रोल है, और सैम्पलिंग पोर्ट है यहाँ पे। स्टेराइल हेयर मतलब कि जिसमें माइक्रोब्स वगैरह ना जा सके, इसलिए सैम्पलिंग पोर्ट, इसलिए ताकि थोड़ी थोड़ी देर बाद में वो चेक कर सके कि उनका प्रोडक्ट ठीक तो है ना। और जो ये है, इसमें ये है कि यहाँ से बबल, यहाँ से आपकी एयर जाती है ये ऊपर की तरफ, और ये यहाँ पे ना ऐसे बना लेती है, जिसकी वजह से ऊपर से प्रेशर पड़ता है, और ये क्या कर देती है, इंक्रीज़ कर देती है सरफेस एरिया को, ठीक है। और इसमें हम यही एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा देखना है ना, आइडिया देखना हो तो कैसे, तो ये आप बता सकते हो कि एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फॉर्म कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, ये वाला सिस्टम ये है, ठीक है। बायोरिएक्टर के लिए इतना परेशान मत होना, वैसे तो ये आता नहीं है, और आएगा भी ना तो मुश्किल से इसका डायग्राम आ सकता है, ठीक है, वो याद कर लेना, ठीक है। और अब इसी के साथ हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। बस एंड में क्या आ जाता है कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस क्या होते हैं। और डाउनस्ट्रीम प्रोसेस होते हैं कि इसमें सेपरेट, अब जब हमें हमारा प्रोडक्ट मिल गया है तो उसे सेपरेट करना, अच्छे से प्योरीफाई करना, फिर उसे प्रिजर्व करना, उसकी क्वालिटी कंट्रोल करना, ठीक है, वो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस है। इसमें सब आता है, वो चेक वगैरह भी करते हैं इसमें अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके, जैसे कोई एनिमल वगैरह पे वो हार्म तो नहीं करता, ऐसे तो वो भेज नहीं सकते। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस में आता है अपस्ट्रीम में कि एक्सप्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये आप पेज का अभी ऐसे ले सकते हो। अगर आपको चाहिए नोट्स इसके, अभी हमारी वेबसाइट नहीं है, इसलिए आप इंस्टाग्राम पे जो हमारा स्ट्राइप का जो
उसमें पर्सनली डैम करके आप मांग सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड लाइक करना। एंड अगर आपके लिए कोई भी सजेशन हो जो हमारी वीडियो को बेटर बना सके, प्लीज़ देना। ओके, कमेंट करके ज़रूर बताना। लव यू गाइज, एंजॉय योर चैप्टर। अगर समझ में नहीं आया ना ये चैप्टर, ठीक है, मैं दोबारा इसकी अलग से वीडियो बना दूँगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हम स्टूडेंट से यार, हमारा भी चैनल थोड़ा ग्रो अप करवाओ यार। आप लोगों के लिए एक अलग रिवोल्यूशन लाना चाहते हैं हम भी। छोटी सी मदद। बाय।